नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। आपको बता दें कि आज 45वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है। 9वें दौर की वार्ता भी एक बार फिर से बेनतीजा साबित हुई, लेकिन इस बार एक बार फिर से वक्त दिया है, तारीख पे तारीख सरकार ने दी है और 15 जनवरी को एक बार फिर से सरकार और किसान संगठन के नेताओं के बीच में बातचीत होनी है। आपको बता दें कि नए कृषि कानूनों के विरोध में आज 45वें दिन भी किसान अपने आंदोलन पर बैठे हुए हैं, लेकिन बीते रोज हुई किसान संगठन के नेता और सरकार के बीच की 9वें दौर की वार्ता एक बार फिर से विफल रही। सरकार नए कृषि कानून को रद्द नहीं करने पर अड़ी है। 9वीं दौर की इस वार्ता में तल्खी इतनी दिखी कि किसानों ने तख्तियों के माध्यम से सरकार को कानून वापस लेने का दो टूक संदेश देते हुए कहा कि मरेंगे या जीतेंगे। यह भी कहा कि कानून वापसी तो घर ही उसके बाद ही होगी घर वापसी। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कानून वापस नहीं लेंगे, अच्छा हो कि अब इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ही कोई फैसला ले। इसके साथ ही आपको बता दें कि बातचीत में हल न निकलने के बावजूद दोनों पक्ष 15 जनवरी को वार्ता करने के लिए राजी हो गए हैं। तो वहीं किसान संगठन के नेता ने आगे की रणनीति बनाने के लिए 10 जनवरी को बैठक बुलाई है और फिर आंदोलन को किस दिशा में मोड़ना है इसको लेकर फैसला किया जाएगा। और साथ में आपको यह भी बता दें कि इन सबके बीच में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कल की वार्ता पूरी तरीके से विफल रही। सरकार और किसान दोनों के बीच कोई सहमति नहीं बनी। अब 15 जनवरी को फिर से बैठक होनी है। ये आंदोलन लंबा चलेगा क्योंकि सरकार कानून वापस लेने को तैयार नहीं है और किसान घर वापसी के लिए तैयार नहीं है। कल तो नहीं हो पाया कुछ भी और जो वार्ता थी पूर्ण रूप से विफल रही। सरकार भी किसी चीज पर तैयार नहीं थी और ना किसान था, दोनों पर सहमति कुछ नहीं बनी और 15 तारीख की फिर बातचीत होगी, फिर मीटिंग होगी 15 तारीख को। अब ये तो चलेगा, ये तो आंदोलन लंबा चलेगा, ये तो लंबा खींचना है आंदोलन, क्योंकि सरकार बिल वापसी को तैयार नहीं है, किसान घर वापसी को तैयार नहीं है। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਸਲਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੰਮਿਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ, ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ राजीव तिवारी हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोनलाइन के माध्यम से। राजीव, क्या कुछ अपडेट है? अब भी जो बैठक हुई है वो बेनतीजा रही, एक बार फिर से बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले किसानों की बैठक होने जा रही है। क्या कुछ अपडेट है, विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से किसानों की जो मांग है वो कहीं ना कहीं अभी पूरी होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सरकार बार बार कहीं ना कहीं कृषि कानून को वापस लेना नहीं चाहती और उसी को लेकर लगातार कहीं ना कहीं जो बैठकें की जा रही हैं, किसानों की भी बैठक हो रही है, सरकार के बीच में भी बैठक हो रही है, मगर बैठक के लगभग कह सकते हैं बेनतीजा नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से किसान जो अड़े हुए हैं कि कृषि कानून को वापस करवाना है किसी भी सूरत में, क्योंकि अभी तक ये जो आंदोलन चला है और उस आंदोलन के अंदर लगभग क्या लगता है 60 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही है किसानों को। मगर किसान फिर भी यही चाहते हैं कि मरना हमें वैसे भी है, चाहे रोड पे मरे, चाहे किसान आंदोलन में मरे या फिर सरकार से लड़ते हुए मरे, मगर कहीं ना कहीं सरकार को भी थोड़ा सा नरम रुख अपनाना चाहिए, ताकि सरकार को ये चाहिए कि किसानों को मनाया जा सके। मगर किसान जो सरकार है वो कहीं ना कहीं दो डिवाइड में किसानों को बांटती नजर आ रही है, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं किसानों को अपने फेवर में नहीं कर पा रही है और जो कुछ किसानों को कर पाई है वो अपने फेवर में वो सिर्फ बीजेपी के नेता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए बड़े कदम उठाए किसानों के लिए और किसानों के हित में अगर कानून लेके आए तो किसानों को समझाना भी चाहिए उसका बेनिफिट कितना है उनको। जी, लेकिन राजीव, एक बात और समझने की कोशिश करें, क्योंकि आज 45वां दिन है और अब तक 60 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है। क्या इन सब के बावजूद सरकार इसको हल्के में ले रही है? ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, 60,000 से ज्यादा किसान शामिल हुए, इन सब चीजों को हल्के में क्यों ले रही है? क्या नजर आ रहा है वहां से? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें सरकार की, तो सरकार लगातार शायद किसानों को ना सिर्फ टाइम वेस्ट करने वाली बात करी है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार कहीं ना कहीं किसानों के साथ जो बैठक कर रही है वो बैठक सिर्फ एक खाना पूर्ति है, न कि किसानों को जो आंदोलन है उसको कमजोर करने की बात है। मगर जो कृषि कानून को वापस करने की जो प्रक्रिया है वो नहीं कर रही है, क्योंकि कल भी स्पष्ट कर दिया गया है कि कृषि कानून वापस नहीं होगा। मगर सरकार अभी भी अड़ रही है, ठोस कैसे तो कठोर रूप जो अपनाए हुए हैं वो कहीं ना कहीं उनको नरम करना चाहिए और किसानों की जो मांग है कहीं ना कहीं जो बैठ के सोल्यूशन निकालने की प्रक्रिया है। जी,
बिल्कुल राजीव, लेकिन एक बात और हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि लगातार आंदोलन जारी है, विपक्ष भी सरकार पर हमले दाग रहा है, लेकिन इस बीच कांग्रेस की भी एक बड़ी बैठक होने वाली है। इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी कि किसान आंदोलन को लेकर क्या किया जाना है, क्या उसको लेकर अपडेट है? तो राजीव की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम फिर से कोशिश करेंगे राजीव तक पहुंचने की। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस भी एक बड़ी और अहम बैठक करने जा रही है। उसका यह फैसला होगा कि क्या कुछ इसको लेकर फैसला करना है, क्योंकि किसान आंदोलन बीते 45 दिनों से जारी है। सुप्रीम कोर्ट के रास्ते की बात कही है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि आप लोग कोर्ट में जाएं और कोर्ट में लड़े। साथ में आपको यह भी बताते चले कि अलग अलग तरह की बातें कही जा रही है। खबरें यह भी थी कि जिस तरीके से बीच में खबरें यह आई थी कि सरकार, केंद्र सरकार राज्यों को हक दे सकती है कि किन किन राज्यों में जो लोग किसान विरोध कर रहे हैं, अगर उनकी राज्यों की सरकार चाहती है तो इस कानून को वापस कर सकती है या फिर अमल में नहीं ला सकती, इस तरह का प्रावधान बना सकती है। हालांकि इसको लेकर ना तो सरकार की तरफ से कोई औपचारिक बात कही गई है और ना ही किसानों की तरफ से बात कही गई, लेकिन इतना साफ है कि अब तक जो बातचीत हुई है, अब तक की बातचीत में कोई खास नतीजे निकलकर सामने नहीं आए। आपको बताएं कि 9 दौर की जो बातचीत है वो अब तक हो चुकी है और 9 दौर की बातचीत विफल रही है। हालांकि आपको बताएं कि 30 दिसंबर को जो बातचीत हुई थी, 8वीं दौर की बातचीत, उसमें बेशक किसानों को कुछ राहत मिली थी, क्योंकि 2 मामलों को लेकर किसानों के लिए सरकार ने सहमति बना ली थी। वसीम राजा हमारे साथ, बीजेपी के नेता हमारे साथ फोनलाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं। राजा साहब, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। वसीम साहब, एक सवाल पहला ये पूछेंगे कि एक बार फिर से जो बैठक है वो बेनतीजा रही है। सरकार के सामने किसान एक बार फिर से परेशान नजर आए हैं, गिड़गिड़ाते नजर आए, लेकिन सरकार ने नहीं सुना। क्या कहेंगे आप? देखिए तेंदर जी, मैं एक बात कहूंगा कि ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है कि सरकार नहीं सुनी। अगर सरकार नहीं सुनती तो लगातार बैठ के नहीं करती। मैं ये जरूर कहूंगा कि जो लोग इस बैठकों के अंदर समझौता नहीं होना देना चाहते, वो लोग कहीं ना कहीं किसान विरोधी हैं। क्योंकि किसान भाइयों की जो जो मांगे थी, जिन जिन प्रावधानों पे किसान भाई बदलाव चाहते थे, सरकार उन सब मसलों पे तैयार है। फिर ये समझौता आखिर क्यों नहीं हो रहा है? इसके पीछे, पर्दे के पीछे कौन इस गेम को चला रहा है, कौन अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है? इस बात को किसान भाइयों को भी समझना होगा और जब तक ये बात समझ जाएंगे तब जाके ये सारे मसले का समाधान हो जाएगा, क्योंकि सरकार तो हर तरफ से नरम है। रजा साहब, इतना लंबा वक्त हो चुका है, 8-9 दौर की वार्ता हो चुकी है, 40 घंटे तक चर्चा हो चुकी है किसान और संगठन के साथ में और सरकार के बीच में, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम आपके बीच से नहीं उठाया गया है। चाहे कोई भी हो, किसी भी तरह का पर्दा हो, लेकिन कम से कम सरकार की ड्यूटी बनती है, इस जिम्मेदारी बनती है कि कोई कदम उठाया जाए, किसानों को कम से कम ये आश्वस्त किया जाए। जितेंद्र जी, मैं आपको एक बात कहूंगा, आप ही बता दीजिए ठोस कदम किसे कहते हैं? सरकार जो है लगातार जिन जिन डिमांड पे, जो जो प्रावधानों में किसान भाई मांग कर रहे थे बदलाव के लिए, सरकार ने सारी बातें मान ली। सरकार कहां से ठोस कदम नहीं उठा रही है? जिन जिन प्रावधानों पे किसानों को एतराज था, उन सब पे चर्चा करके सरकार सहमत है मांगने। फिर ये कौन सी अड़ी है कि हम कानून को वापस करिए, कानून रद्द करिए? ये लोग तो कहीं ना कहीं किसान हितैषी नहीं हो सकते जो कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जो जो मांगों पे सरकार से किसानों ने मांगे रखी, सरकार ने हर बात को माना और उसको स्वीकार करते हुए, जैसे कि पराली के कानून में बदलाव की बात आई, उसमें नरमी की बात आई, सरकार ने स्वीकार किया। किसान भाइयों ने कहा था कि हमें कोर्ट जाने का रास्ता दीजिए, एसडीएम कोर्ट पे हमें भरोसा नहीं है, सरकार ने कोर्ट में जाने का रास्ता दिया। उसके साथ सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी मंजूरी दी। उसके बाद उन्होंने कहा एपीएमसी एक्ट जो है हमको मजबूत किया जाए, सरकार ने उसमें भी सहमति बनाई। सरकार एमएसपी पे भी बात करने को तैयार है। तो सरकार कहां पीछे है? सरकार तो हर वक्त किसानों के साथ है। ये कहना चाहते हैं जो लोग कानून को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं वो लोग कानून विरोधी हैं, उनको लेकर आप बात कर रहे हैं, उनको किसान विरोधी आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। धर्मेंद्र मलिक हमारे साथ किसान नेता जुड़ चुके हैं, उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। मलिक साहब, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। पहला कॉमेंट इसी बात कर कि एक बार फिर से जो वार्ता थी वो बेनतीजा रही और ये तक कह दिया गया कि आप लोग जाइए सुप्रीम कोर्ट में फैसला करा लीजिए। जी मलिक साहब। हेलो जी मलिक साहब, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आप? एक बार फिर से बैठक बेनतीजा रही और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट में केवल जो है कानून की चेतावनी दी जा सकती है।
ये वैध है नहीं, या भारत सरकार इसको ला सकती थी या नहीं, उसके इम्प्लीमेंटेशन पे, उसके दुष्प्रभाव पे सुप्रीम कोर्ट चर्चा नहीं कर सकता। एक बात और समझने की हम कोशिश करें मलिक साहब, क्योंकि जिस तरीके से कृषि मंत्री ने खुद कहा, ये बात सामने उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि किसानों को जो सुप्रीम कोर्ट में भेजने की बात कही, क्या इसको इस तरीके से लेना चाहिए कि अब कोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए, हमारे बस का कुछ नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे इसका कोई समाधान? कहते कि हम शिक्षा के आधार पे के लिए सवाल देश की सरकार से होता है, व्यवस्था सरकार चलाती है, ना कि सुप्रीम कोर्ट चलाता है। जी जी ठीक है। वसीम रजा साहब, सुप्रीम कोर्ट इसीलिए भेजा कि कोई जो भी किसान होंगे या कोई आम लोग भी होंगे वो सवाल ना उठा सके। आज सरकार से सवाल पूछ रहे हैं तक, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट भी मानती है कि इन कानूनों को रद्द नहीं करना है, कानूनों को जारी रहने दिया जाए, तो कोई सवाल ना खड़े कर सके। यही वजह है कि ये बातें कही जा रही हैं। देखिए मोहित जी, लगातार किसानों की सरकार से बात हुई जी, आप शुरुआती दौर की बैठकों को देखें, शुरुआती दौर की मांगों को देखें, तो ये वही किसान भाई है जो किसान जत्थेबंदियां हैं जो ये कहती थी सरकार से कि हमें लिखित में दे दीजिए, हम इस मसले का समाधान करेंगे, आंदोलन को समाप्त करेंगे। सरकार ने लिखित में देने को तैयार हुआ। फिर जिन जिन बिंदुओं पे किसान भाइयों का ऐतराज था कि इन बिंदुओं पे संशोधन की आवश्यकता है, सरकार वो भी मान गई। उसके बावजूद इस धरने को समाप्त नहीं किया जा रहा है, इस आंदोलन को समाप्त नहीं किया जा रहा है। आप प्रावधानों में सरकार परिवर्तन को तैयार है, वो मानेंगे नहीं। सरकार ने कहा फिर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक कमेटी बना दी जाए, उसमें बैठ कर सुप्रीम कोर्ट पे देख ले, तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के दायरे में कमेटी भी नहीं बनाएंगे। जो किसानों की मांग थी सरकार वो मान जाती है, उसके बाद भी आंदोलन को समाप्त नहीं करेंगे। नहीं, तो आप खुद देखिए ना, साहब, देश की बीजेपी जनता कहती भी रहती देख थी, रही है प्रधानमंत्री क्या चल मोदी रहा है। खुद कहते रहते थे कि किसानों का और सरकार के बीच का मामला है, लेकिन जब सरकार और किसान के बीच से आप किसी तीसरे पक्ष को ले आएंगे तो बात कैसे बन पाएगी? देखिए मैं एक बात कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जी, बहुत सारे किसान देश के अंदर लगभग 60 करोड़ किसान हैं। देश के अन्य राज्यों से किसानों ने इस कानून का स्वागत किया जब संशोधन के बाद सरकार संशोधन को तैयार हुई, तो उसके बाद आज जो लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं, हम सरकार जो है उनको ये कह रही है कि कहीं ना कहीं इनको समझने की जरूरत है और किसानों को कौन बरगला रहा है, इस आंदोलन को कहां लेके जाया जा रहा है। एक सूची जब मेरे किसानों पास भी की है, मांगे, मेरे पास भी एक सूची है जिसको लगातार कृषि मंत्री भी ये कह रहे हैं कि हमारे समर्थन में इतने किसान नेता आ चुके हैं, इतने कृषि जो संगठन है वो हमारे साथ आ चुके हैं। हिंद मजदूर किसान समिति है, 2 दिसंबर को सर इसका रजिस्ट्रेशन होता है। और साथ में आपको बताएं कि भारतीय कृषक समाज ये लगातार आप ही के समर्थन की आवाजें उठाता रहा है। राष्ट्रीय युवा वाहिनी आप ही के एक नेता हैं जो इन्होंने समर्थन किया है और उन्हीं के नेता का ही संगठन है। सर ऐसे में कैसे किसान विश्वास करेंगे कि पूरे देश के जो बाकी राज्यों के किसान हैं वो इसके समर्थन में हैं? मोहित जी मैं आपको एक बात कहूंगा, जो लोग ये आंदोलन पे बैठे जत्थेबंदियां हैं, जो संस्थाएं या आंदोलन में बैठी हैं, आप उनका भी रिकॉर्ड निकलवा के देख लीजिए। उन लोगों का भी किसी ना किसी राजनीतिक संगठन से जुड़ाव मिल जाएगा आपको। आप ऐसे जो लोग भारतीय जनता पार्टी सरकार के समर्थन में आ गई, वो तो सरकार के हो गए, भाजपा के लोग हो गए, ये कहाँ का मतलब होता है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो आम किसान, ऐसा तो नहीं है। किसानों को मत बांटिए, जो भी किसान जत्थेबंदियां हैं, यही तो बात है ना सर, यही तो बात है। ये तभी कहा जा रहा है, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि शुरुआत से आप लोग ये कहते रहे कि विपक्ष का एक एजेंडा है, विपक्ष की वजह से ही लगातार आंदोलन चल रहा है। शुरुआत से ही आपने ये बातें कही। मैं मलिक साहब से इसका जवाब लेना चाहूंगा, उसके बाद सर आपका रुख करूंगा। मलिक साहब लगातार ये कहते रहे कि भी हमारे जो समर्थन में भी बहुत सारे संगठन हैं जो आ रहे हैं, बहुत सारे किसान हैं जो इसके समर्थन में आ रहे हैं, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने निकलकर सामने आ रही है कि जो लोग संगठन इनके समर्थन में आ रहे हैं वो दरअसल इन्हीं से जुड़े हुए लोग हैं या फिर उन लोगों के, उन संगठन के दिसंबर के महीने में ही रजिस्ट्रेशन हुए हैं। नहीं देखिए मैं आपको बताऊं जी, भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है और बहुत सारे धर्म के राजनीतिक लोग जो है या धर्म गुरु जो है, बहुत सारे लोग इनके संपर्क में हैं। जो हिंद किसान मजदूर समिति की बात करते हैं, वो एक अपने को संत कहता था, आज से पहले वो एक जनेऊ क्रांति के नाम से चलाता था। जी ठीक है, पहले वो हमारे पास सुकरताल में रहा, अब उसने मेरठ में एक ठिया बना लिया, अपनी पत्नी के मर्डर में वो नामजद हुआ था, आज वो सबसे बड़े संत हैं। और उसका क्या लेना देना किसान से? जो संत होगा वो किसान नेता है या वो संत है? आज से पहले देखिए मैं एक बात बता देना चाहता हूं, ये बहस का विषय नहीं है। पिछले 3 साल का ही नहीं, 1 साल का ही ट्रैक रिकॉर्ड निकलवा लो,
किसी ने किसान के लिए कोई आंदोलन किया हो तो मैं मानूं, कहीं सड़क पे बैठे हो, कोई धरना दिया हो, तो ये प्रायोजित संगठन है कि एक किसान संगठन की आवश्यकता है, लेटर पैड लेकर आइए, कृषि मंत्री जी से मिलिए। इससे फर्क क्या पड़ने वाला है, आप ये बताओ, इससे हो क्या रहा है? लेकिन मलिक साहब ये भी बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से, और लोग भी ये बात कह रहे हैं कि अगर ये संगठन बीजेपी से जुड़े हैं या बीजेपी के समर्थन में आ रहे हैं, लेकिन जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, खासकर योगेंद्र यादव जैसे लोगों का नाम लिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इनके खुद के राजनीतिक दल हैं, ये लोग भी तो राजनीतिक मंशा से यहां पर आए हुए हैं। नहीं, देखिए, योगेंद्र यादव का हमने कहीं नाम भेजा हो, सरकार से वार्ता करने जाते हो, एक मूवमेंट चल रही है, एक मूवमेंट में कोई भी आदमी अपना समर्थन देने के लिए आ सकता है, बात कर सकता है, उसमें दिक्कत कहाँ है? आज से पहले क्या भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो किसी मूवमेंट को समर्थन नहीं किया? जी ठीक है रजा साहब, क्या भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी उन्होंने किसी आंदोलन को समर्थन नहीं किया क्या? और साथ में एक सवाल यह भी होगा कि क्या सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि अब हमारे बस की बात नहीं है, हम किसानों की बात नहीं सुनेंगे और हमसे नहीं हो पाएगा, अब आप जाके कोर्ट में जाके अपनी बात कहिए? देखिए मोहित जी, हम शुरू से एक बात कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही किसानों की समर्थक रही है, और आज जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो किसानों की सरकार है और किसानों द्वारा चुनी गई सरकार है। इसलिए हम किसानों की उन्नति के लिए, किसानों को सशक्त करने के लिए इस कानून को लेके आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जो है इस कानून का रुख भटका के देश का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद जिन जिन संगठनों के माध्यम से सरकार बात कर रही है इस कानून के पक्ष में और इस कानून के तर्क वितर्क में, जो लोग इस कानून के अंदर बदलाव की मांग करते थे, मेरे भाई बैठे हैं किसान नेता, क्या ये बता दें क्या शुरुआती दौर में क्या इन लोगों की मांग नहीं थी कि किसान सरकार जो है लिखित में दे, जिन जिन प्रावधानों पे हमारी बदलाव की जरूरत है उसको बदलाव करे सरकार ने जब बदलाव को स्वीकार लिया, एमएसपी पे बात करने के लिए सहमत हो गई, उसके बाद ये लोग आंदोलन को खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं? आंदोलन को कहां भटकाया जा रहा है? आंदोलन किसके इशारे पे चलाया जा रहा है? ये तो स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि आंदोलन का रुख भटकाया जा रहा है, आंदोलन का पूरी तरह से राजनीतिकरण किया जा रहा है। अन्यथा किसानों की जो मांगे थी, सरकार ने उन सभी मांगों पर गौर करते हुए सरकार उसको मानने को तैयार है। उसके बावजूद अगर आंदोलन चलता है तो कहीं ना कहीं इसका पूरी तरह से राजनीतिकरण हुआ है। योगेंद्र यादव जी जैसे लोग आके राजनीति कर रहे हैं। उसके अलावा बार बार किसानों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनको ये पता है 2022 में चुनाव है और चुनाव में उन सब कांग्रेस पार्टी की पंजाब के अंदर से चुनावी जमीन खिसक चुकी है, जिस कारण इस माहौल इस कृषि कानून को मुद्दा बना के पंजाब के अंदर अपनी राजनीतिक छोटी रोटी सेकना चाहते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं। चलिए ठीक है मलिक साहब, ये बातें कही आपने, सुना कि किस तरीके से उन्होंने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि शुरुआत में जो मांगे किसान संगठनों की थी या किसान कर रहे थे, उन मांगों को हम मानने के लिए तैयार हैं, हमने लिखित में देने के लिए तैयार हैं कि एमएसपी को हम लिखित में दे रहे हैं। आपने कोर्ट की बात कही कि एसडीएम से ऊपर हमें कोर्ट में जाने की इजाजत दी जाए, कोर्ट का प्रावधान दिया जा रहा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का आपको विकल्प दिया जा रहा है। फिर भी आखिरकार क्या वजह है कि किसान आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, दो मोटी मोटी सी बात है, वसीम रजा जी ने पकड़ ली और ये इनको ही कहे जाएंगे जी। बात तो ऐसी 37 है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि आप करना चाहते हैं, स्वागत है, करके तो दिखाइए। अरे अगर आपको करना होता तो आप चेंज करके कहते कि देखिए भाई, किसान संगठनों से बात हुई थी, ये मान नहीं रहे, लेकिन हमने प्रावधान कर दिए। एमएसपी की जो बात कही लिखित में, लिखित क्या होता है? लिखित कुछ नहीं होता है। 3 कानून आप लाए, एक कानून हमारा भी लिया हो कि समर्थन मूल्य मिलेगा। देखिए, सरकार को कुछ करके दिखाना होगा। ये आंदोलन बहुत लंबा खिंच गया है और जब किसानों को लगेगा कि यहाँ पे सरकार तो काम कर रही है, और ये मैं इन्हीं के शब्दों में कहता हूं, भाई किसान नेता नहीं मान रहे हैं तो किसान नेता भी किससे हैं? किसान से हैं। जब किसान ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? तो अगर इतनी अच्छी बात है तो वो भारतीय जनता पार्टी को किसानों को समझाना चाहिए। जब किसानों की समझ में आ जाएगा तो वो खुद ही हमें कहेंगे कि नहीं, देखिए सरकार ने मान ली बात, अब आप गलत कर रहे हो। तो मेरा ये मानना है कि जहां सरकार खड़ी थी आज भी वहीं खड़ी है। लेना एक ना देना दो, बात वही है कि बस कहे जाएंगे अरे पहले आप कुछ करिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य पे तो अभी सरकार ने बात तक नहीं की है, अभी तो बिलों पे ही चर्चा अटकी है। मैं कल विज्ञान भवन की बैठक में कल फिर गया था, दूसरी बार गया हूं। मंत्री जी कहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य बहुत ब्रॉड विषय है, उस पर हम कभी फिर बैठ के चर्चा कर लेंगे, लेकिन बिल पे बात करिए। तो वो एमएसपी पे चर्चा नहीं करते, हम बिल पे नहीं चर्चा कर रहे, बस बात यही है। ठीक है रजा साहब,
वो आप लोग एमएसपी पर बात नहीं कर रहे, हम बिल पर बात नहीं कर रहे, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। लेकिन साथ में एक बात ये भी कही जा रही है कि जिस तरीके से लगातार ये बैठकों का जो दौर चल रहा है, तारीख पे तारीख का दौर चल रहा है, ऐसे में सरकार की खुद की मंशा नहीं है। वो ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जब ट्रैक्टर मार्च निकाला गया किसानों के द्वारा तो कृषि मंत्री ट्वीट कर करके बार बार ये कहते हैं कि ये कानून अच्छे हैं, कानून समर्थन में है, किसानों के समर्थन में है। बैठक होती है, बैठक से पहले ये ट्वीट किए जाते हैं, इस तरह की बातें कही जाती हैं। सर, आप लोगों की मंशा है भी कि किसानों का समाधान किया जाए, या आप खुद चाहते हैं कि आंदोलन चलने दो? देखिए मोहित जी, मैं एक बात कहूंगा कि हम खुद अगर नहीं चाहते कि इस आंदोलन की समाप्ति हो तो सरकार लगातार बैठकें नहीं करती। सर, बैठकों का कोई नतीजा नहीं निकल रहा ना सर, बैठकों का नतीजा निकल रहा होता तो बात समझ में आती। नतीजा कौन निकालेगा? ये किसान नेता जो बैठकों में जा रहे हैं, सरकार ने तो सारी मांगे मान ली। सरकार ने जो किसानों की समस्याएं थी उस पर समाधान करने को साहब, फैसला सरकार को करना है, किसान को नहीं करना है। रजा साहब, वही बात है ना कि जनता ने आपको चुना है इसलिए ताकि जब तकलीफ में किसान हो या कोई भी वर्ग हो तो आप लोग फैसला लें, और आप इस मामले को किसी तीसरे पर धकेल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कोर्ट चले जाइए, कोर्ट में जाकर समाधान करा लीजिए। देखिए मोहित जी, किसानों की समस्याओं को देख के सरकार गंभीरता को लेते हुए कानून के अंदर उन प्रावधानों पे जिन पे किसानों को एतराज था उस पे परिवर्तन करने को तैयार है। अब सरकार इससे ज्यादा क्या करे? जो किसानों की मांग थी उस सब पे परिवर्तन कर रही है जी। लेकिन इस बात को मानना तो किसान संगठनों की है। जो किसानों संगठनों की मांग थी उस पे सरकार सहमत है, तो मनवाइए सर, तो सहमत है हर तरह से, मनवाइए ना सर, लेकिन आप लोग मनवाइए भी तो। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि जो किसान नेता है, कुछ लोग जो है इसके अंदर इस आंदोलन को समाप्त होने नहीं देना चाहते। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, इस सरकार एमएसपी को समर्थन मूल्य तय कर देगी, कानून बना देगी, और जो प्रोविजन है या जो इसकी चीजें हैं, खेती की बातें हैं, कानून की बातें हैं, जब आप कुछ कर दोगे तो दूसरे लोग कहां से फायदा उठाएंगे? मेरा ये मानना है कि अगर आज विपक्ष पे आरोप है तो उनको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ही तो स्पेस दे रही है। जब आप वैक्यूम खाली करोगे, इतना गैप बढ़ा दोगे तो बीच में तो कोई कूदेगा ही ना। वसीम साहब बिल्कुल सही बात कही है मलिक साहब ने। जब मौका आपने दिया, इतना गैप बना दोगे, इतना लंबा, वो भी लगातार जो दौर अभी भी चल रहा है, तो मौका जब दोगे तो सामने वाला इस्तेमाल करेगा उसका। कांग्रेस की बैठक भी है इसको लेकर कि हम किसान आंदोलन में किस तरीके से रणनीति बनाएं, उसको लेकर उनकी बैठक भी। आप मौका ही क्यों दे रहे हो? कानून को रद्द करो, एमएसपी को लेकर कानून बना दीजिए, किसान अपने आप घर चले जाएंगे खेलते कूदते। देखिए मोहित जी, कांग्रेस अगर बैठक कर रही है ना तो सबसे पहले वो ये चिंता करे कि पंजाब के अंदर जिन मुद्दों पे किसान को जो वादे करके पंजाब में सत्ता में आई थी उन वादों को पूरा करे। इस आंदोलन में आग लगाने का काम ना करे। हम लगातार ये बात कर रहे हैं, विपक्ष की पार्टियां और कुछ किसान संगठन जो है इस आंदोलन का रुख भटकाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि किसान भाइयों की जो मांगे थी उस मांगों पे सरकार कांग्रेस के जब लोग हमारे साथ बैठेंगे, शामिल होंगे चर्चा में, हम उनसे ये सवाल जरूर पूछेंगे। लेकिन फिलहाल आपसे ये पूछना जरूरी होगा कि अगर किसान नहीं मान रहे हैं, सरकार क्या करेगी? सरकार की भी जिम्मेदारी है सर, सरकार कैसे मनाएगी उनको, वो भी तो आप बताइए ना। 40 घंटे से ज्यादा की वार्ता हो चुकी है लेकिन कोई नतीजा नहीं। देखिए मोहित जी, 15 तारीख की जो बैठक होने वाली है उसमें काफी कुछ निकल के आने वाला है, ये मुझे पूरा विश्वास है। यही बातें पहले कही जा रही थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम कहीं ना कहीं बहुत नजदीक आ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि 15 की बैठक में बहुत अच्छे माहौल में इस बैठक के बाद इस आंदोलन की समाप्ति होगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है, ये हमारे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी यह विश्वास जताया है। मैं मलिक साहब का रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले वसीम साहब एक सवाल जो लगातार लोग पूछ रहे हैं, सिर्फ किसान नहीं, वो लोग जो व्यापार कर रहे हैं, जो अपना गुजारा बसारा कर रहे हैं, दूसरे शहरों में जाकर रोजगार तलाश रहे हैं, वो भी ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार सरकार को क्या तकलीफ है कि इन कानूनों को रद्द करने से वो लगातार हटी बनी हुई है, वो नहीं रद्द करना चाहती। क्या वजह ऐसे नजर आ रही है? देखिए मोहित जी, मैं एक बात कहूंगा कि जो लोग आंदोलन में बैठे हैं, देश के अंदर सिर्फ वही किसान नहीं है, पूरे देश के अंदर बहुत सारे राज्य हैं जहां से इस कानून के समर्थन में लोग आए हुए हैं। और पूरे देश के किसानों के हित को देखते हुए इस कानून को रद्द नहीं किया जा सकता। पंजाब और हरियाणा के जो किसान संगठनों की जो मांगे थी
उन मांगों पे सरकार ने विचार सर, करके आगे मैं बढ़ूंगा, पे उन्होंने सुधार आगे की बढ़ूंगा। मांग की सूची थी, एक मेरे उस पास पे भी विचार- है, मेरे उस पास पे- भी सूची। उस आप पे लगातार विचार इस तरह की करके बातें कहते हैं, बदलाव करने बीजेपी की के लोग तैयार है। और सरकार में बैठे लोग भी ये बार बार कहते हैं कि सिर्फ कुछ ही राज्यों के कुछ किसानों की बात है। आप मुझे ये बताइए कि कौन से राज्य में प्रदर्शन नहीं हो रहा, कौन से राज्य के किसान ऐसे हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं? सर देखिए, आपके सामने है, लगातार कृषि मंत्री के सामने आके लोग पत्र दे रहे हैं, बहुत सारे राज्यों से किसानों के समर्थन आ पर रहे वो हैं। निकलकर जिस तो तरह सामने का आ रहे हैं कि वो आंदोलन- बीजेपी के लोग हैं, जी, जी, जी। निकलकर जिस तो आ तरह- रहे हैं जिस सामने। तरह का आंदोलन- मेरठ में आप मेरठ में मुझे- एक कमरे में नहीं। एक संगठन बनाया जाता है, एक मेरठ में एक कमरा होता है, उसे ऑफिस कह लीजिए, आप कमरा कह लीजिए, और वहां पर पोस्टर लगा दिया कि एक संगठन है। और जब पता चलता है तो ये पता चलता है कि 2 दिसंबर को तो उसका निर्माण किया गया, उसको बनाया गया है। सर मोहित जी, मैं एक बात कहूंगा, जिस तरह का आंदोलन पंजाब में चल रहा है, क्या पूरे देश में ऐसा आंदोलन चल रहा है? क्या आप मुझे बता दीजिए। दिल्ली पे चल रहा है सर, दिल्ली ऐसा पहुंचे सब आंदोलन लोग। बिल्कुल, वो पंजाब के लोग ही है ना, जी। पंजाब के संगठन और हरियाणा के संगठन ही पहुंचे हैं। पूरे देश में ऐसा आंदोलन नहीं है। पूरे देश के किसान जो है वो मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है इस कानून को लागू करे, लेकिन उसके बाद पंजाब और हरियाणा के किसानों की जो मांगे थी, उस मांगों को सरकार ने स्वीकार करके कानून के अंदर बदलाव करने को तैयार है। उसके बाद अगर ये आंदोलन को समाप्त नहीं कर रहे तो मैं ये स्पष्ट कहूंगा कि इस आंदोलन का राजनीतिकरण हो चुका है पूरी तरह से। ठीक है, लेकिन एक बात और मैं समझना चाहूंगा। आपकी बात ठीक है, आप अपने जो बात कह रहे हैं मलिक साहब से उसका जवाब भी लेंगे, लेकिन क्या सरकार का मन है भी कि सरकार जो किसानों के कष्ट को देखकर समझकर इस बात का फैसला करे कि चलो कानून को रद्द कर देते हैं, जो कानून लगातार जिसका विरोध हो रहा है, हम किसानों को फिर से बुलाएंगे, चर्चा करेंगे और फिर कानून बनाएंगे? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि कानून रद्द नहीं होगा। कानून रद्द ना होने का कारण यह है कि देश के अन्य राज्यों से किसान इस कानून के समर्थन में है। ठीक है सर। जिन संगठनों को इस पे ऐतराज था, उनके सुझाव लेके सरकार उसमें बदलाव करने को तैयार है। फिर आंदोलन समाप्त क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग? इसका जवाब तो ये लोग देना। जो जो उनके सुझाव थे, जो जो मांगे थी, उस पर सरकार सहमत है बात करने के लिए, बदलाव करने के लिए। ठीक है, मलिक साहब से पहले जवाब ले इन लेता नेताओं हूं की सर। मांग थी ना कि बदलाव चाहिए। चलिए मलिक साहब से जवाब ले लेता हूं। मलिक साहब, रजा साहब की बात का जवाब भी, लेकिन एक बात यह भी जानने की हम कोशिश करेंगे कि जो किसान वहां पर अभी दिल्ली में नजर आ रहे हैं, वो सिर्फ क्या 2 राज्यों के या 3 राज्यों के किसान हैं? क्या देश भर के किसान नहीं हैं? जी जी मलिक साहब। मलिक साहब की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, लेकिन मलिक साहब का हम रुख फिर से करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक छोटे से ब्रेक पर जाना होगा। ब्रेक के उस पार लगातार चर्चा का सिलसिला जारी है। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं। वसीम रजा साहब हैं बीजेपी से और साथ में धर्मेंद्र मलिक हैं किसान नेता। मलिक साहब, आपका रुख करना चाहूंगा और सवाल ये होगा कि रजा साहब की बात का जवाब भी, लेकिन साथ में जो किसान दिल्ली में सीमाओं पर अभी डटे हैं कि क्या वो सिर्फ कुछ ही राज्यों के किसान हैं, और साथ में ये भी कि आखिरकार किसान भी क्यों अपनी हट पर बने हुए हैं। तो आपको बता दें कि वसीम साहब की और रजा साहब का हम रुख करेंगे, लेकिन साथ में आपको बता दें कि कानूनों को लेकर अभी भी जो प्रदर्शन है आज 45वें दिन भी जारी है और 45वें दिन भी किसान इस भारी ठंड में
और बारिश के बीच में अपनी मांगों को लेकर डटे हैं। बीते रोज 9वें दौर की वार्ता हुई थी, लेकिन वो भी बेनतीजा रही है, ऐसा किसान संगठन के नेता कह रहे हैं। वसीम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। वसीम साहब, सवाल आपसे मैं लेना चाहूंगा। मलिक साहब हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं, लेकिन वसीम साहब एक बात समझने की हम कोशिश करें कि मान लीजिए कि किसान नहीं है और कोई दूसरा तबका भी होता, दूसरा वर्ग भी होता, तो सरकार क्या करती? सरकार किस तरीके से उनको हटाती? देखिए मोहित जी, मैं एक बात कहूंगा, बार बार जो हम लगातार आपके चैनल के माध्यम से और हमारे बड़े नेता भी ये कहते आ रहे हैं कि किसी भी आंदोलन के लिए कुछ मांगे होती हैं। इस आंदोलन के लिए, किसान आंदोलन में किसानों की जो मांगे थी, उन मांगों पे सरकार ने गंभीरता के साथ चिंता करते हुए उसको मानने को तैयार है। फिर आंदोलन खत्म ना करने का कारण क्या है? देश की जनता भी ये देख रही है, देश के किसान भी समझ रहे हैं, और देश के किसानों की जो मांगे थी, सरकार ने एक भी मांग को नहीं ठुकराया, हर एक मांग को सरकार ने माना। उसके बाद अगर इस आंदोलन को नहीं खत्म किया जाता तो कहीं ना कहीं इस जो संगठन इस आंदोलन में बैठे हैं, आप एक बार उन आंदोलनकारी संगठनों का जो खाका निकाल के देखिए, और कहीं ना कहीं किसी न किसी विपक्षी पार्टी से काफी लोग उसमें मिले हुए नजर आएंगे, जिस कारण देश के माहौल को खराब करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। सरकार जो है ऐसे इस तरह देश का माहौल खराब नहीं होने देगी और किसानों के हितों का नुकसान नहीं होने देगी, और भविष्य में किसान संगठनों के हित को देखते हुए इस कानून को लागू किया जाएगा। और जो आंदोलनकारी संगठन थे, उनकी समस्या जो उन्होंने प्रावधानों पे ऐतराज जताया, सरकार ने उन सभी पे परिवर्तन करने के लिए भी तैयार है। इसके बाद अगर आंदोलन को समाप्त नहीं किया जा रहा है तो इसका कारण क्या है, ये जनता भी जान रही है, आप भी समझ रहे हैं, और देश के किसान भी जान रहे हैं। बात आप पहले भी कह चुके हैं, और कहीं ना कहीं पंजाब के विधानसभा चुनावों को लेकर यकीनन कुछ लोग ऐसे होंगे जो यहां पर सियासी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन सवाल ये कि आखिरकार किसान ही नहीं, कोई दूसरा वर्ग वहां पर बैठा होता, अपनी मांगों को लेकर किसी भी तरह की मांगे होती, तो सरकार किस तरीके से निपटती? आखिरकार क्यों किसानों को नहीं समझाया जा रहा है? क्यों आखिरकार सरकार फेल हो रही है? अगर इतने ही अच्छे कानून हैं तो आप समझाइए, और इतना लंबा वक्त आखिरकार क्यों लग रहा है? देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं बार बार, जो मांगे थी किसानों की, उन सभी मांगों को सरकार ने स्वीकार किया है। सरकार ने उन सभी मांगों को मान लिया, मानने के लिए तैयार है, तो सरकार कहां से नहीं उसको खत्म करने का प्रयास कर रही है। सरकार लगातार ये रिक्वेस्ट भी कर रही है कि हमने आपकी मांगों को मान लिया है, उसके बाद आपके जो किसान संगठन है हमसे वार्ता कर रहे हैं, आप आंदोलन को खत्म कीजिए और आप अपने घर जाइए, हम कानून में बदलाव लाने के लिए तैयार है। ठीक है सर। रत्नाकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रत्नाकर सिंह हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आपका स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। हमारे साथ वसीम रजा साहब जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता। उनका लगातार यही कहना है कि इस आंदोलन के पीछे विपक्षी हाथ है, यही वजह है कि आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे आप? जी रत्नाकर जी। मैं यही कहूंगा, अभी मैं भाई साहब को सुन रहा था जी, मैं यही कहूंगा कि मोदी जी को लोकतंत्र की बहुत चिंता है जी, लेकिन हमारे देश के लोकतंत्र की चिंता इनको नहीं है जी। इनको अमेरिकी लोकतंत्र की चिंता है, इनको अपने मित्र ट्रंप की चिंता है। आज हमारे किसान वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तकरीबन 45 दिन हो गए। आज 60 किसान वहां पे शहीद हो चुके हैं जी। यह अंग्रेजी हुकूमत से भी दमनकारी सरकार बन चुकी है आज। और मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूं, शायद सबसे बड़ी विडंबना यही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हैं, उनको कानून के बारे में, उनकी बारीकियों के बारे में जरा भी ज्ञान नहीं है। भाई साहब जैसा कह रहे थे कि सारी मांगों को मान ली गई है, लेकिन इनको शायद पता नहीं है कि किसानों ने 4 मांगे रखी थी, जिसमें 2 मांगे जो बहुत छोटी मांगे थी उनको माना गया है, 2 मांगे अभी भी बरकरार है। पहली चीज ये है कि वह काले कानून जो तीनों है उसको रद्द किया जाए, और दूसरी चीज ये है कि वह जो एमएसपी का जो प्रावधान है, ये कह रहे हैं कि हम लिखित गारंटी दे रहे हैं, लेकिन इसको कानूनी गारंटी दिया जाए। तो ये 2 मांगे हैं जो अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं मांग रही है। ठीक है, इस पे वसीम साहब का हम कमेंट लेंगे, लेकिन रत्नाकर जी, भूमिका कांग्रेस की क्या है इस आंदोलन में? क्या वो सरकार के साथ है, किसानों के साथ है? अपनी भूमिका तो बताइए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है जी। पहले भी किसानों के साथ खड़ी थी, आज भी किसानों के साथ खड़ी है,
और कल भी किसानों के साथ खड़ी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी यह पूंजीपतियों के साथ खड़ी है। यह लड़ाई किसान बनाम पूंजीपति बन चुका है। अगर इतनी चिंता रहती, देखिए कांग्रेस पार्टी की हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। इसका मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि कांग्रेस के समय में यूपीए के शासन में कृषि विकास दर 4.3% था और आज कृषि विकास दर जो है वो 3.1% हो गया है। मतलब आप समझ लीजिए कि 14 साल में सबसे कम कृषि विकास दर हुआ है। फिर भी रत्नाकर जी, पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए हो रही है सारी चीजें। मोदी सरकार कह रही है कि हम किसानों की आय 2022 तक दुगना कर देंगे। रत्नाकर जी, झूठ बोलने वाली कांग्रेस विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रही है पंजाब की किसान आंदोलन के कंधों पर। जी रत्नाकर जी, पंजाब विधानसभा के चुनावों की तैयारी किसान आंदोलन के कंधों पर हो रही है क्या? देखिए, विधान चुनाव की तैयारी हम नहीं करते हैं। चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी करती है। वह अपने काम धाम छोड़ के इनके अध्यक्ष, इनके पार्टी के अध्यक्ष, इनके मंत्रीगण, आप देखे होंगे कि छोटे से नगर निगम चुनाव में हैदराबाद में ये लोग किस तरह से चुनाव प्रचार करने गए थे। आज आप देखेंगे तो बंगाल के चुनाव प्रचार में इनके सारे वरिष्ठ मंत्रीगण वहां पहुंचते रहते हैं। सर यही तो गंभीरता दिखाता है, सर यही तो गंभीरता दिखाता है। आप बीजेपी का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन एक और उदाहरण हम दिखाने की कोशिश करेंगे। लोकसभा में जब इस कानून को पेश किया जा रहा था, राहुल गांधी कहां थे? और आज जब ठंड में किसान लगातार मर रहे हैं, शहादत अपनी दे रहे हैं, राहुल गांधी आज कहां पर है? रजा साहब मुस्कुरा रहे हैं। राहुल गांधी अपने नानी के घर है। मैं आपका कमेंट रत्नाकर जी। देखिए सबसे बड़ी चीज यही है, भारतीय जनता पार्टी के पास आज कोई मुद्दा नहीं है। ये हर मुद्दों पे विफल हो चुकी है, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे किसान आत्महत्या का मुद्दा हो, हर मुद्दों पे विफल हो चुकी है। भारतीय जनता कहीं ना कहीं कमी कांग्रेस से रही, कहीं ना कहीं कांग्रेस से कमी रही। विपक्ष की भूमिका में आपने कहीं ना कहीं कमजोरी से निभाया। यही वजह है कि आज लाखों किसान देश की राजधानी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। भूमिका आपकी कमजोर रही सर, मानते हैं आप रत्नाकर जी? कहीं ना कहीं भूमिका आपकी विपक्ष होने के नाते। मौका दीजिएगा तो मैं आपको क्लियर कर दूं। जी सर, बताइए सर, पूरी बात करने का मौका दीजिए मुझे। जी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की भूमिका यही रही है कि जब इनके पास बोलने के लिए, क्योंकि आज के डेट में ये सारे मुद्दों पे फेल हो चुकी है, इनके पास बोलने के लिए जब कोई बात नहीं रहती है तो ये व्यक्तिगत आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। आप इनका इतिहास उठाकर देख लीजिएगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी क्या आज पार्टी के अध्यक्ष हैं? राहुल गांधी जी एक सांसद, बतौर सांसद उन्होंने अपनी आवाज को उठाया है, और आज सबसे ज्यादा विपक्ष में कोई नेता बोल रहा है तो वह राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, हम प्रियंका गांधी जी बोल रहे हैं। बाकी सारे विपक्ष के नेता जो है वह उतना मुखर नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? कारण इसका यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सारे तंत्र जो है, सीबीआई हो चाहे ईडी हो, चाहे जो भी तंत्र है, उनको घेरने का कोशिश करती है, जिससे उनकी आवाज बंद हो चुकी है आज। लेकिन राहुल गांधी के ऊपर भी यह कार्य करने की कोशिश किया जाता है, लेकिन हम अपनी आवाज बंद नहीं करेंगे। ठीक है सर, हम अपनी आवाज को बुलंद रखेंगे और हम अपनी आवाज को बुलंद रखेंगे, आवाज को दबने नहीं देंगे। वसीम रजा साहब, आपने तमाम बातें सुनी, क्या आप जवाब देना चाहेंगे? देखिए, मैं सारी बातें इनकी सुन रहा था। मैं एक बात कहूंगा कि 60 वर्षों तक देश के ऊपर कांग्रेस ने राज किया। अगर उन लोगों ने किसानों की चिंता की होती तो किसान आज भी, देश का किसान जो है, आत्महत्या करने को मजबूर ना होता। उसके बाद मैं कहूंगा, जब पार्लियामेंट के अंदर कोई बहस होती है तो राहुल गांधी जी इटली पहुंचे रहते हैं। आज देश के अंदर, ये मेरे भाई कह रहे थे, सबसे ज्यादा आवाज जो है राहुल गांधी उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी कहां से आवाज उठा रहे हैं? इटली में तो राहुल गांधी। जी ठीक है सर। रत्नाकर जी, जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। ठीक है, मैं एक बात कहूंगा कि आज जो ये कह रहे हैं कि हम चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो मुझे ये बात बता दे, पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार है, इनकी अपनी सरकार है, इन्होंने किसानों के कितने कार्य किए, किसानों के कितने कर्जा को माफी किया, कितने किसानों की कर्जा माफी हुई? पिछली बार जब 2017 में विधानसभा चुनाव थे, उस टाइम इन्होंने ये कह के सरकार बनाई पंजाब के अंदर, किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। ये बता दें कितने किसानों का कर्जा माफ किया? हम फिर 2022 में चुनाव में जाने वाले हैं। पंजाब के अंदर कांग्रेस पूरी तरह से विफल हो चुकी है, अपने एक भी वादे को पूरा नहीं किया। तो इस किसान आंदोलन को पूरा हाईजेक करके पंजाब के अंदर ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इनके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। वसीम साहब, कम से कम ऐसी बातें तो मत कहिए जिसमें आप खुद फंसे।
2014 के लोकसभा चुनावों से पहले क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब उन्होंने क्या क्या बातें कही थी? उन्होंने भी तो ये सब कहा था कि हम किसानों के एक एक जो पैसा होगा वो कर्ज माफी करेंगे। अगर आज किसान परेशान है तो आपसे सवाल क्यों ना पूछे जाए? अगर दिल्ली में आकर आज 60 किसान एक कानून के लिए अपनी जान दे रहे हैं तो क्यों ना आपसे पूछा जाए? मैं बता रहा हूं 6 सालों में लगातार हमने एमएसपी पे बढ़ोतरी की। पहली ऐसी सरकार है जिसने लगातार एमएसपी पे बढ़ोतरी की। ये किसानों के लिए काम हुआ है। उसके बाद देश के किसानों के लिए एमएसपी पे बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। रत्नाकर जी मैं रुक करूंगा आपका, रत्नाकर जी करूंगा, ये भी इनसे पूछ लिया जाए। वसीम जी किसानों को दे रही है। ये काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। उसके बाद आप किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 4% पे कर्जा मुहैया जो है हमारी सरकार यही तो करवा रही है। क्या इससे जी क्या इससे पहले वसीम जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, रत्नाकर जी करेंगे एक से। हमने जो कहा उसको किया और कांग्रेस जो है जिन वादे करके सरकार में आती रही, सत्ता में आती रही, उसने कोई कार्य नहीं किया। अभी भी पंजाब के अंदर जो वादे करके आई थी उन्होंने पूरा नहीं किया। चलिए पूरा नहीं किया, लेकिन वसीम साहब पंजाब और हरियाणा को छोड़ दीजिए, आप इनकी हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। इनके अलावा आप दूसरे बाकी राज्यों की स्थिति देखोगे ना तो सर एमएसपी रोती हुई नजर आएगी। वहां पर क्या हालत है, ना तो फसलें पूरी खरीदी जा रही है। उत्तर प्रदेश की आप हालत देख लीजिए, मध्य प्रदेश की आप हालत देख लीजिए, बाकी तमाम राज्यों की। हरियाणा में भी हालत यह है कि जो किसान है वो परेशान है, वो ये कह रहे हैं कि हमारी फसल पूरी तक खरीदी नहीं जा रही है। रत्नाकर जी आपकी कॉमेंट क्या कहेंगे आप? जैसा कि मेरे मित्र अभी कह रहे थे कि एमएसपी पे बढ़ोतरी किया गया है, जरा मेरे मित्र से ये पूछ लीजिए भारतीय जनता पार्टी के, इनको जरा अगर संज्ञान होगा तो एमएसपी पे खरीदारी कितनी कर रहे हैं ये लोग। अभी मैं आपको बता दूं, इन्होंने एमएसपी तो जो फिक्स कर देते हैं कि इतना एमएसपी होगा। 6%। अगर मध्य प्रदेश का ही उदाहरण लिया जाए तो एमएसपी इन्होंने मक्का का 1830 रुपए फिक्स किया है, लेकिन वहां पे 700-800 रुपए किसान अपनी फसल को, अन्न को बेचना चाह रहा है, तो वहां पे कोई खरीदार नहीं है। मतलब इनका कहना है कि ये एमएसपी तो तय कर देंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य का तय कर देंगे, लेकिन एमएसपी पे खरीदारी नहीं करेंगे। तो मतलब अगर सरकार की जवाबदेही क्या बनती है? सरकार की जवाबदेही बनती है कि एमएसपी जो तय किया उस पर किसानों के पैदावार का खरीदारी किया जाए। लेकिन मेरे मित्र को यही पता है सिर्फ कि एमएसपी कितना बढ़ाया गया, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहता हूं कि जैसा कि आपने भी कहा कि पंजाब और हरियाणा और जहां पे इनकी सरकार है बिहार में, वहां पे का मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं। पंजाब में आज प्रति किसान जो है उसका आय 2 लाख रुपया है जी, और हरियाणा में प्रति किसान वार्षिक आय जो है वह 1.8 लाख है, मतलब 1,80,000 है। 1,80,000 जी। वहीं पे बिहार में प्रति किसान का आय जो है 42,000 है, जहां पे मंडियों की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। तो आप कहने वाली बात यह है कि जहां पे मंडियों की व्यवस्था अभी है वहां पे किसान अपने पैदावार का उचित मूल्य हासिल कर पा रहे हैं और उनकी आय अच्छी हो रही है। जहां पे इन लोगों ने एपीएमसी की व्यवस्था खत्म कर दिया है वहां पे मात्र 42,000 रुपए प्रति किसान की आय हो चुकी है। तो यह मेरे मित्र बताएं कि यह एपीएमसी व्यवस्था जो खत्म जहां पे हो चुकी है वहां पे तो किसान मजबूर हो गया है औने पौने दाम में अपने उत्पाद बेचने ठीक है सर, जो फसल बेचने के। तो इस पे रजा साहब का हम जवाब लेंगे, लेकिन रत्नाकर जी एक बात और कही गई है, एक बात ये कही गई है कि 60 साल तक देश में राज कांग्रेस ने किया। आखिरकार क्या वजह थी कि आज भी जो किसान हैं उनकी हालत इतनी गंभीर है? ये बात भी कही है रजा साहब ने। जी 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 जी, मैं इसका जवाब दे देता हूँ, इसका जवाब दे देता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा खाली मुझे। ये 60 साल की तुलना कह रहे हैं, मैं आपको सिर्फ एक आंकड़ा बता देता हूँ जिससे कि इनको समझ में आ जाएगा जी। यूपीए के शासन में कृषि विकास दर जो है वो 4.3% था जी, और आज एनडीए के समय में कृषि विकास दर जो है मात्र 3.1% है जी। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। अरे भाई आप तो पहले ये बताइए जो पिछला आप इस तरफ में जाइए, आप ये बताइए कि आखिरकार क्या वजह थी कि किसानों को सही दाम नहीं मिल पाए? क्या वजह रही? क्यों आखिरकार जो कर्ज के नीचे बार बार जो किसान था वो दबता चला गया? आलम ये हो गई कि जो हर साल लाखों की संख्या में किसान आत्महत्या करते हैं, क्यों आखिरकार ऐसे हालात पैदा हो गए? ये बताइए सर रत्नाकर जी, क्यों आखिरकार ऐसे हालात हो गए सर? जी देखिए, यूपीए के समय में अभी आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि एनडीए की सरकार आज किसान आत्महत्या के आंकड़ों को छुपा रही है, जी, वो बता नहीं रही है। जी जी बिल्कुल।
अगर अगर वो आंकड़े सार्वजनिक हो जाए तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। क्योंकि आज किसान, आप एक जगह की बात नहीं सर, ऐसे जस्टिफाई नहीं कर सकते ना, कम से कम ये जस्टिफाई करने का कोई मर चुके हैं 44 दिन के अंदर। हमारी सरकार में या हमारे दौर में अगर 3 लाख मरे हैं, अब 4 लाख मर रहे हैं, ऐसे जस्टिफाई तो कम से कम नहीं होगा। रजा साहब अपनी बात कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन साथ में रजा साहब जो बात एमएसपी को लेकर कही गई है रत्नाकर द्वारा जी के द्वारा, उस बात पर आप क्या कहेंगे? देखिए रोहित, मैं एक बात मोहित जी कहूंगा जी, जैसे कि हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे हैं कि आजकल आत्महत्याओं का दौर बढ़ गया, आत्महत्या ज्यादा किसान कर रहे हैं, तो ये वही किसान है जो आपके सरकार के समय में ये पीड़ित हुए हैं, प्रताड़ित हुए हैं। ये वही किसान है जिन्होंने जिन किसानों को आपके समय में यूपीए में हुए हैं, सुसाइड एनडीए में कर रहे हैं, क्या तर्क दे रहे हैं आप? कारण आज जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप हैं। आप वही पार्टी के नेता हैं। देना चाहता हूँ, हरियाणा के किसानों की जमीन को हड़प देखिए को दे दी गई। नहीं ये वही किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो हम जो है इस कानून के माध्यम से किसान को आत्मनिर्भर करना चाहते हैं, किसानों को मदद करना चाहते हैं। किसान जो है, देश का किसान जो है आत्महत्या ना कर सके, हम ये चाहते हैं कि किसान का, देश का किसान जो है मजबूत हो, उसकी आमदनी को कैसे उस बढ़ाया तरफ नहीं जाते। ठीक है, चिंता करते मैं एक बार फिर से किसान आंदोलन का रुख करते हैं रजा साहब, एक बार फिर से, और ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिरकार सरकार के पास कोई समाधान है इसका। अगर मानते भी नहीं है किसान, तो क्या करेगी सरकार? वसीम रजा साहब, देखिए, मैं एक बात लगातार कह रहा हूं कि 15 तारीख की जो बैठक हुई है, उस बैठक का इंतजार करें, और 15 तारीख को निश्चित रूप से कोई ना कोई हल निकलेगा, और देश के ये जो किसान संगठन है, जो आंदोलनकारी है, वो घर को वापस जाएंगे, और सरकार के साथ दोनों संगठन, किसान संगठन और सरकार मिल बैठ के 15 को कोई ना कोई हल निकालेगी, और ये आंदोलन समाप्ति की ओर जाएगा। ठीक है, रत्नाकर जी, क्या आपको कोई अभी रास्ता नजर आ रहा है? आपको लग रहा है कि इसका कोई समाधान होगा? बिल्कुल नहीं। जब तक एनडीए की सरकार, मोदी जी की सरकार जब तक अपने अड़ियल रवैये पे अख्तियार रहेगी, तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा और कोई बातचीत का नतीजा नहीं निकलेगा। यह सरकार अंग्रेजी हुकूमत से भी बदतर सरकार बन चुकी है। किसान आज दृढ़ निश्चयी है। किसान आज बोल रहे हैं जाके वहां पे कि या तो जीतेंगे या तो मरेंगे। मतलब जब तक वो काला कानून, जो तीनों काले कानून जब तक रद्द नहीं होगा, जब तक एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं दी जाएगी, तब तक यह ना आंदोलन समाप्त होने वाला है, न किसान कहीं जाने वाले हैं। यह 15 तारीख की बात कह रहे हैं, वो 15 तारीख बहुत दूर नहीं है, हम भी देखेंगे। जब तक यह सरकार अडानी और अंबानी जैसे लोगों का मुखौटा बनकर किसानों से बात करेगी, तब तक इसका कोई हल नहीं निकलेगा। हल तभी निकलेगा। इस बात का थोड़ा सा मतलब भी समझा दीजिए रत्नाकर जी। लगातार ये बातें कही जाती रही है कांग्रेस के बड़े नेताओं के द्वारा भी कि अडानी अंबानी, इसको लेकर बार बार कहा जाता है कि इन बिलों के पीछे उनका हाथ है, उन्हीं का दबाव है। ये इसका मतलब क्या है? इसको थोड़ा सही से समझाइए ताकि दर्शक भी समझे हमारे। जी रत्नाकर जी। जी देखिए, मैं आपको बता रहा हूं जी, इस कानून के तहत क्या हो गया है। इस कानून के तहत पहला मोदी जी ने कुछ नियम कानून बनाए हैं जिसमें अडानी और अंबानी जी को खास फायदे मिलेंगे। अब मैं आपको एक छोटा छोटा एग्जांपल देके समझाना चाहता हूं कि इन्होंने कहा है कि आप एक प्रांत से आप अन्न उठाएंगे और दूसरे प्रांत में बेच देंगे जी। मतलब आप समझिए 86% किसानों के पास सिर्फ 2 एकड़ की भूमि है। मतलब अगर वह 2 टन का अनाज उत्पादन करेंगे तो वह क्या बिहार से या उत्तर प्रदेश से अपने अनाज को ले जाके पंजाब और हरियाणा में बेच सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके खर्चे इतने आ जाएंगे कि वह बेच ही नहीं पाएंगे। यह सिर्फ अडानी और अंबानी जी के लिए बना है। वो कहीं से भी अनाज खरीदेंगे और कहीं पे बेचेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इन्होंने भंडारण को जो है मुक्त कर दिया है। आप कितना भी अनाज चाहिए भंडारण करिए और उसको बेचिए। इससे फायदा किसको होगा? इसको अंबानी और अडानी जी को होगा। वो क्या करेंगे? वो बहुत अधिक मात्रा में किसानों से चीजों को, उनके फसलों को खरीद के भंडारण करेंगे और जब उसके दाम बढ़ जाएंगे तब वो बेचना शुरू करेंगे। मतलब यह काला बाजारी को प्रमोट करने का एक जरिया बना दिया गया है इस किसान कानून में। और तीसरा चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अभी हाल ही में बहुत सारे
उदाहरण आए हैं, आपने भी न्यूज़पेपर और मीडिया में देखा होगा। बिल्कुल, मध्य प्रदेश से बहुत मामले सामने आए जी, जिसमें कि किसान ठगा सा महसूस कर रहा है जी, किसान ठगा सा महसूस कर रहा है। आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कॉन्ट्रैक्ट तो बन जाता है, लेकिन जब किसान उनको अपने फसल देना चाहता है तो उसमें बहुत सारे नियम कानून और क्लॉज लेके आते हैं, बोलते हैं कि आपकी क्वालिटी वैसी नहीं है, चलिए ठीक है, जैसा कि हमको चाहिए। वसीम साहब मुस्कुरा भी रहे हैं, अपनी बात भी कहना चाहते हैं और देखते हैं कि जो छल्ले में आलू जाएगा वही खरीदेंगे, बाकी आलू नहीं खरीदेंगे। मतलब किसान, क्या आप किसानों को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं? तो यह नियम कानून सिर्फ अडानी और अंबानी जैसे पूंजीपतियों के लिए और इनके पूंजीपति मित्रों के लिए बनाया गया है। ठीक है रजा साहब, ये बातें सिर्फ कांग्रेस नेताओं की जुबान पर नहीं है, किसानों की जुबान पर है, उनके जहन पर है। यही वजह है कि आज वो लगातार इन कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अब आप इसका जवाब दे दीजिए सर। देखिए, लगातार किसान के समर्थक और किसान के प्रवक्ता ये बार बार बात कहते हैं कि ये सरकार जो है अडानी और अंबानी की सरकार है, उनके हिसाब से कार्य कर रही है। मेरे भाई जो प्रवक्ता बैठे हैं इनको मैं भेज दूंगा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के जितने बड़े नेता सबके साथ 2004 से 14 तक सरकार जो आरोप लगाने में भारतीय जनता पार्टी आगे नहीं। रत्नाकर जी सुन लीजिए, नहीं रत्नाकर जी आपने भी बात अच्छी कही, इस बात को थोड़ा समझिए, वो भी क्योंकि उद्योगपतियों के साथ हर सरकार के संबंध रहे हैं सर, उद्योगपतियों के साथ हर सरकार के संबंध। जी रजा साहब, उसके बाद 2004 से लेके 14 तक जो कांग्रेस का 10 साल का शासन रहा, उन्होंने कितने घोटाले किए, कितने घपलेबाजी की और उन घोटालों के माध्यम से कहीं ना कहीं पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाते आए हैं। जो उन्होंने करनी की है वो करनी जो है आज भारतीय जनता पार्टी पे थोपना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है निष्पक्ष रूप से देश की 135 वसीम रजा साहब, जो भंडारण की क्षमता इतनी बढ़ाई गई है वो कौन से किसानों के लिए बढ़ाई गई है सर? वसीम रजा साहब, जो भंडारण की क्षमता बढ़ाई गई है, स्टोरेज की जो कैपेसिटी बढ़ाई गई है, वो किस किसानों के लिए बढ़ाई गई है? कौन से ऐसे किसान है जो हजारों एकड़ की प्रॉपर्टी लेकर बैठे हैं? बिल्कुल, मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए जी। जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि ये कानून जो है अडानी और अंबानी के लिए है, इनको ये ज्ञान होना चाहिए कि किसी भी संगठन को, किसी भी प्राइवेट व्यापारी को अगर किसी राज्य से फसल को खरीदना है तो उस प्रदेश के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता होगी और रजिस्ट्रेशन जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी के अधीन होगा। तो ये जरूरी थोड़ी है कि ये सब अडानी और अंबानी ही आएंगे। देश का कोई भी व्यापारी, देश का कोई भी नागरिक किसी फसल के लिए बनाया, कहने का मतलब यही है, तो खरीद सकता है, नहीं व्यापारियों के लिए। तो बढ़ेगी जो एमएसपी से ऊपर होगा, वो एमएसपी से ऊपर ऊपर मूल्यों पे जो बाहर के व्यापारी आएंगे राज्य में वो खरीद करके जाएंगे। और दूसरी बात, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल दिया। मैं बात करूंगा जो पहले के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज से नहीं हो रही है, पंजाब के अंदर बहुत पहले से कई राज्यों में चल रही है, प्राइवेट कई राज्यों में चल रही है, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में और अभी के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बहुत जमीन और आसमान का अंतर है। अभी का जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा, इससे किसान जो है मजबूत होगा, कहीं भी किसान दबेगा नहीं। सारे प्रावधान उस कॉन्ट्रैक्ट के किसान के पक्ष में है और किसान को हर तरह से उसमें आजादी दी गई है और उसमें व्यापारी को भागने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को किसानों के हित के लिए रहा है, जो बार ये का मौका नहीं मिलेगा इस पे जवाब देते हैं। वो पुराने उदाहरण जो है इनके राज्यों द्वारा कराए गए कानून बनाए इनके राज्यों में होते रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार में इस कानून से किसान आप ये कह रहे हैं कि जो व्यापारी है वो भागेगा नहीं। मैं उदाहरण सीधा, अभी ताजा उदाहरण है सर, इसी महीने का उदाहरण ये है कि मध्य प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा की फसल और जो कंपनी है फॉर्च्यून कंपनी सीधे हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं लेंगे। इस पर सर रत्नाकर जी आप जवाब देना चाहते हैं? जी, जैसा कि मेरे मित्र अभी बोल रहे हैं कि भागने का मौका नहीं दिया जाएगा, शायद इनको जानकारी नहीं है कि मध्य प्रदेश जहाँ पे इनकी सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री के जिले में और माननीय गृह मंत्री के जिले में 5 से 7 करोड़ का चेक बाउंसेस हुए हैं। 150 और 200 किसान जो ठगे से महसूस कर रहे हैं, वो एसडीएम के पास जा रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सुनवाई कोई नहीं हो रही है। आपको शायद ये आंकड़ा मालूम नहीं है तो आप जानकारी ले लीजिए। 7 करोड़ के चेक बाउंसेस हो गए हैं। तो इस कानून में बहुत सारी खामियां हैं जिसका भुगत कौन रहा है? किसान। मैं एक और आंकड़ा इनको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जहाँ पे इनकी सरकार है, वहां पे आज सभी मंडियों में से 43 मंडियां जो है वो बंद
47 मंडियां बंद हो चुकी है और 143 मंडियों में कारोबार सिर्फ आधा रह गया है। तो अगर यह कानून बढ़िया है, अगर अच्छा है, किसानों के हित में है, तो क्यों मंडियां बंद हो रही हैं? क्यों मंडियों में आधा काम हो रहा है? क्यों किसानों के चेक बाउंसेस हो रहे हैं? चलिए, तो इस पे रजा साहब का मैं कमेंट ले लूंगा रत्नाकर जी, लेकिन एक सवाल आपसे ये भी होगा कि कांग्रेस अगर होती, किस तरीके से इस पूरे मामले का समाधान करती कि लाखों किसान यहां पर बैठे हैं, उनका समाधान कैसे करती? आखिरी पड़ाव में हम देखिए, हम तो इस तरह, कांग्रेस अगर होती तो हम इस तरह का काले कानून को लाते ही नहीं। पहली बात, मैनिफेस्टो में तो थे सर, फेवर के लिए मैनिफेस्टो में तो आपने कह रखा है कि हम भी ओपन बाजार लाएंगे लोगों के लिए, किसानों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस ने कहा है ओपन। देखिए क्या है, मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा मुझे जी। कांग्रेस ने ये कहा है कि जैसे किसान होते हैं, वो छोटे छोटे किसान होते हैं, वो मंडियों में जिले के मंडियों पे जाके अपनी फसलों को नहीं बेच पाते हैं, वहीं आसपास पे आड़तियों को बेचते हैं। कांग्रेस ने ये कहा कि हम जो है छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे बाजारों में मंडियां खोलेंगे, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि एपीएमसी में जाएंगे तो टैक्स लगेगा और आप खुले मंडियों में जाएंगे तो टैक्स नहीं लगेगा। मतलब ये एपीएमसी में जाने के लिए डिस्करेज कर रहे हैं नहीं सर, वो तो वहां पे टैक्स लगेगा, इसलिए आप मत जाइए, यहाँ पे भेजिए। अडानी और अंबानी की मंडियां जो सजेंगी वहां पे बेचिए, तो होगा क्या, 2 से 3 साल में मंडियां खत्म हो जाएंगी। आखिरी कमेंट सर वसीम साहब का ही ले लेते हैं, हिटलर शाही लाएंगे। ठीक है रत्नाकर जी, आखिरी कमेंट वसीम साहब आपका भी होगा, आप किस तरीके से जवाब देना चाहेंगे? और लास्ट में सर कम शब्दों में अपील। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का जो भी मैनिफेस्टो होता है वो दिखावे के लिए होता है, वो उस पर कार्य करने के लिए नहीं बनाते जी। उसके बाद बात रही, लगातार कांग्रेस कह रही है एपीएमसी मंडियों की। इनको ये स्पष्ट होना चाहिए कि इन कानूनों से किसी भी मंडी को फर्क नहीं पड़ने वाला। ये एक वैकल्पिक बाजार दिया मध्य प्रदेश में बंद हो रही है, ठीक है सर, लागू होने। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए और अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। हमने कोशिश की समझने की कि किस तरीके से अभी जो बैठकें हो रही है, 40 घंटे से ज्यादा की चर्चा हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।